Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. It's me, Professor Naeem Ahmed. I am your chemistry teacher. Dear student, today we will discuss about lecture number 17. Let's start. Well, dear students, lecture number 17 जो है फिजिकल केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 गैसेस के सेकंड पार्ट को हमने मतलब जो है कि एक्सप्लेन करना है, जो कि अप टू प्लाज्मा है. इसके अंदर देखें डियर स्टूडेंट, पहला जो कॉन्सेप्ट है दैट इज डिफियन. डिफियन क्या है, इसको हम समराइज करते हैं कुछ इस तरह से कि स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट गैस मॉलिक्यूल्स बाय रैंडम मोशन टू फॉर्म होमोजेनियस मिक्सचर. वेल डियर स्टूडेंट, देखें जरा कि जब हम क्या करते हैं, दो डिफरेंट गैसेस को प्लेस करते हैं एक साथ, तो इनके गैस मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे के साथ कोलिजन करते हैं और इस कोलिजन से रैंडम मोशन के जरिए से क्या होता है, हमारे पास एक होमोजेनियस मिक्सचर जो है डेवलप होता है. दिस टाइप ऑफ इंटरमिक्सिंग इज कॉल्ड डिफियन. डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट देखें जरा, इफियन की बात करते हैं. ये क्या है, द एस्केप ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स थ्रू पिन होल विदाउट कोलिजन. देखें डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जब हम किसी कंटेनर के अंदर एक वेरी टाइनी होल देखते हैं, उसके अंदर से क्या होता है, अगर गैस उसके अंदर हाईली कंप्रेस फॉर्म में हो और बाहर जो है रीजन हो लो प्रेशर का, तो गैसेस के मॉलिक्यूल वन बाय वन उस जो टाइनी होल है या पिन होल है उसके जरिए से क्या करते हैं, वन बाय वन मूव करते हैं. लेकिन याद रहे कि ये मूवमेंट, ये एस्केप जो है वो किस वजह से है, वो एस्केपिंग टेंडेंसी की वजह से है और ये विदाउट कोलिजन है, कोलिजन के बगैर होता है. डियर स्टूडेंट, इससे आगे देखते हैं. हमारे पास नेक्स्ट जो है ग्राहम्स लॉ है. ग्राहम्स लॉ की अगर हम बात करें तो ये रेट ऑफ डिफियन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी. और ये याद रखिएगा कि यहाँ टेम्परेचर और प्रेशर दोनों पैरामीटर्स क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स, कांस्टेंट होते हैं. देखिए जरा, अगर हम यहाँ पे इस प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करें तो हम कांस्टेंट लगाएंगे और जब इस इक्वेशन को रीअरेंज किया जाएगा तो हमारे पास रेट ऑफ डिफियन एंड इफियन ये क्या हो गया, इज मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी इज इक्वल टू के. यहाँ देखें कि हमारे पास फाइनल फॉर्म आएगी ग्राहम्स लॉ की, जो कि रेशो है रेट्स के दरमियान और डेंसिटीज के दरमियान दो गैसेस के लिए. R1 ओवर R2 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ D2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ D1. डियर स्टूडेंट्स, एक और बात सुन लें जरा, चूंकि डेंसिटी मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो जहां डेंसिटी है वहां पे हम मॉलिक्यूलर मास भी पुट कर सकते हैं. तो यही आपके पास जो ग्राहम्स लॉ है उसकी एक और शक्ल आपके सामने आ जाएगी. R1 ओवर R2 इज इक्वल्स टू द स्क्वायर रूट ऑफ आपके पास क्या है, M2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ M1. डियर स्टूडेंट, एक और बात जरा गौर से सुन लें, मैं आपके सामने एक ट्रिक बता रहा हूं जो बहुत सारे एमसीक्यूज जो है सॉल्व करने के लिए आपके सामने लिखा हुआ है. उसके बाद एक एमसीक्यू भी इसकी प्रैक्टिस के लिए हम देखेंगे. जरा देखें हमारे पास ट्रिक क्या है कि अगर यहाँ एक एमसीक्यू कोट किया गया हो, जैसे इफ रेट ऑफ डिफियन ऑफ हाइड्रोजन इज 4 टाइम्स देन दैट ऑफ अननोन गैस. दोबारा से सुन लें डियर स्टूडेंट, मैंने क्या कहा है, इफ रेट ऑफ डिफियन ऑफ हाइड्रोजन इज 4 टाइम्स देन अननोन गैस, तो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन गैस. ये अक्सर एमसीक्यू आया होता है, कई दफा पूछा गया है और एंट्रेंस एग्जाम में इस तरह के बहुत सारे एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं आपसे. अब यहाँ देखें जरा, मैंने आपके सामने ट्रिक क्या लगाया है कि हमारे पास जो है रेट जो भी बताया जाएगा कि कितने टाइम्स है. अब यहाँ देखें उसने जो रेट बताया है वो क्या है, 4 और मल्टीप्लाइड बाय, ये देखें स्क्वायर आ गया इसका, मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू mx. अब यहाँ देखें ये कितना आया, 16 मल्टीप्लाइड बाय क्या है 2 इज इक्वल टू mx. तो डेफिनेटली डियर स्टूडेंट 16 जो आपके पास मल्टीप्लाइड बाय 2 होगा वो 32 ग्राम पर मोल होगा. तो डियर स्टूडेंट, आपका आंसर आपके सामने है, चार्ली विल बी द राइट ऑप्शन. हमारे पास 32 ग्राम पर मोल. एक और बात जरा डियर स्टूडेंट सुन लें, लेट्स से कि यहाँ पे आपके पास होता कि इफ रेट ऑफ हाइड्रोजन इज 3 टाइम्स देन अननोन गैस, तो यहाँ देखें आप 3 पुट करते, 3 का स्क्वायर जो है 9 होता है, 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 क्या होता है 18. इस तरह का एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है डियर स्टूडेंट, इस तरह के बहुत सारे एमसीक्यूज होंगे. आगे देखें जरा, मैं आपके सामने एक और एमसीक्यू लिख रहा हूं इसी ग्राहम्स लॉ को सामने रखते हुए कि विच गैस मूव्स फास्टर. यहाँ देखें इनमें से कौन सी गैस है जो मूव फास्टर है. यहाँ आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट, इसके लिए इसके एक्सप्लेनेशन के लिए जैसे कि मैं आपके सामने बता रहा था कि डेंसिटी या मॉलिक्यूलर मास के साथ इसका इनवर्स ताल्लुक है रेट ऑफ डिफियन और इफियन का. अब हमने क्या कहा है कि कौन सी गैस जो है मूव फास्टर है. इसमें देखें
हमारे पास जिस गैस का मॉलिक्यूलर मास जितना ज्यादा होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ही कम होगा, क्योंकि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हाइड्रोजन आप जानते हैं 2 ग्राम पर मोल है, हीलियम 4 ग्राम पर मोल है, नाइट्रोजन 28 ग्राम पर मोल है, ये आपके पास जो है 44 ग्राम पर मोल है। मैं आपके लिए लिख भी देता हूं, ये 2, ये क्या आ गया 4, ये डियर स्टूडेंट आपके पास क्या आ गया 28, डियर स्टूडेंट ये क्या आ गया 44। अब यहां देखें इनके अंदर सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर मास किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का, तो सबसे स्लो कौन मूव करेगा ये, उसके बाद नाइट्रोजन एंड देन हीलियम एंड देन क्या है हाइड्रोजन। तो हमसे पूछा क्या हुआ है कि मूव फास्टर, तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास हाइड्रोजन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। डियर स्टूडेंट इससे आगे देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट अगर देखें तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी हमारा टॉपिक बनता है केएमटी, जिसे हम कहते हैं। सबसे पहले कि ये केएमटी, इसके बारे में एमसीक्यू में आपके सामने कोट कर रहा हूं ताकि आपको क्लेरिफाई किया जा सके कि केएमटी इज पुट फॉरवर्ड बाय, केएमटी जो है उसको पुट फॉरवर्ड किया गया, तो कौन उसका मतलब जो है पुट फॉरवर्ड करने वाला साइंटिस्ट था। सबसे पहले क्या है, बर्नौली, क्लासियस एंड बोल्ट्जमैन एंड मैक्सवेल। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। डियर स्टूडेंट बर्नौली आप जानते हैं कि इसने केएमटी को फॉरवर्ड किया था। डियर स्टूडेंट क्लासियस ने काइनेटिक इक्वेशन डेवलप की थी, काइनेटिक इक्वेशन। अब यहां देखें जरा डियर स्टूडेंट, बोल्ट्जमैन जो है अगर इसकी बात करते हैं हम, तो इसने क्या कहा था, इसने लॉ दिया था, लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज, ये हमारे पास इसका काम है। जबकि यहां देखें इसने लॉ दिया था बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज के हवाले से, ऑफ वेलोसिटीज के हवाले से। अच्छा डियर स्टूडेंट एक और बात सुने जरा, हमारे पास ये चारों ऑप्शंस आपके 4 मेन साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन जो कि केएमटी के लिए है उसको क्या करते हैं, कवर करते हैं। इसलिए मैंने अलग-अलग बताने के बजाय एक एमसीक्यू की सूरत में आपके सामने लिखा है कि केएमटी आप कह सकते हैं कि पुट फॉरवर्ड बाय। तो अब आपके पास आप जानते हैं, जैसे कि आपके सामने मैंने लिख दिया है कि केएमटी को पुट फॉरवर्ड करने वाला साइंटिस्ट कौन था, बर्नौली। हाँ, अगर कोई आपसे पूछे कि काइनेटिक इक्वेशन जो है किस साइंटिस्ट ने बनाई, तो वो डेफिनेटली फिर क्लासियस होगा। कोई आपसे कहे लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज किसने पेश किया, तो वो मैक्सवेल होगा। और अगर कोई कह दे कि लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज किसने दिया, तो आप कह सकते हैं डियर स्टूडेंट्स बोल्ट्जमैन। इस टॉपिक को मजीद एक्सप्लेन करने के लिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स यहां देखें, अब पोस्टुलेट्स ऑफ केएमटी आप जानते हैं डियर स्टूडेंट्स, आपके पास 8 पोस्टुलेट होंगे केएमटी के, जिसके अंदर अगर हम देखें तो पोस्टुलेट कौन कौन से हैं, मॉलिक्यूल्स, रैंडम मोशन, प्रेशर, एम्प्टी स्पेसेस, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, वॉल्यूम, ग्रेविटी इफेक्ट एंड काइनेटिक एनर्जी। वेल डियर स्टूडेंट देखें जरा, अगर यहाँ पे हम बात करते हैं तो हमारे पास ये 8 पोस्टुलेट्स हैं, उनको सामने रखते हुए हमारे पास बहुत सारे एमसीक्यू हो सकते हैं। देखें जरा, जैसे कि पहला एमसीक्यू मैं आपके सामने लिख रहा हूं, इनको बाद में एक्सप्लेन करते हैं कि गैसेस कंसिस्ट स्मॉलेस्ट यूनिट, कौन सा स्मॉलेस्ट यूनिट होगा गैस का। ये आप जानते हैं डियर स्टूडेंट कि गैसेस जो होती हैं उनका जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, काइनेटिक आपके पास मॉलिक्यूलर थ्योरी का फर्स्ट पोस्टुलेट यही कहता है कि इनका जो स्मॉलेस्ट यूनिट है दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। इसे क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल। डियर स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास जो मॉलिक्यूल्स होगा, चार्ली विल बी द राइट ऑप्शन। डियर स्टूडेंट इससे आगे देखें, हमारे पास यहाँ अगर देखा जाए आयन, एटम्स या रेडिकल्स, तो इनका गैस के साथ ताल्लुक नहीं होता। डियर स्टूडेंट आगे देखें कि प्रेशर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स टू। अब यहाँ आपके सामने 4 ऑप्शन मौजूद हैं कि जो कोलिजन है वो अदर गैस मॉलिक्यूल्स के साथ है, बिल्कुल भी नहीं। वॉल ऑफ कंटेनर, जी डियर स्टूडेंट बिल्कुल ऐसे ही है। ये देखिए जरा कि अगर ये वॉल ऑफ कंटेनर है और ये गैस का मॉलिक्यूल है और ये क्या करता है, यहाँ पे आपके सामने एक फोर्स एक्सर्ट करता है जो इस एरिया के ऊपर लगती है, देन इट इज कॉल्ड द प्रेशर। फिर आप इसको क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। ये प्रेशर जो है जो गैस के मॉलिक्यूल्स का होगा डियर स्टूडेंट, वो हमेशा गैस के मॉलिक्यूल्स के कोलिजन से, जो कि कंटेनर के वॉल के साथ हो रहा है, उसकी वजह से जो जनरेट होने वाला है वो है प्रेशर। यानी प्रेशर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज ऑलवेज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स विद द वॉल ऑफ कंटेनर। जी डियर स्टूडेंट्स इससे आगे देखें जरा, यहाँ देखें अदर गैस मॉलिक्यूल, ये नहीं है। वॉल ऑफ कंटेनर बिल्कुल ये ठीक है। बोथ एंड बी, ये भी नहीं हो सकता। नन ऑफ दीज, तो ये भी नहीं हो सकता। राइट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, बीटा। डियर स्टूडेंट देखें जरा,
अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल, ये इनके बाकी मतलब जो है जो पोस्टुलेट्स हैं उनके हवाले से। मॉलिक्यूल को हमने डिस्कस किया कि हमारे पास जो गैसेस होती हैं उनका जो स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसके ऊपर वो बेस करती हैं, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। नंबर 2, रैंडम मोशन। गैस मॉलिक्यूल्स मूव हैphazardly, मीन रैंडमली, एंड कोलाइड विद मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस, और क्या करते हैं विद वॉल ऑफ कंटेनर, यानी ये अदर गैस मॉलिक्यूल्स के साथ भी कोलाइड करते हैं और वॉल ऑफ कंटेनर के साथ भी कोलाइड करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, दे चेंज द डायरेक्शंस, और क्या करते हैं अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं। इस तरह से इनकी जो मोशन होती है वो रैंडम मोशन बनती है डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट देखिए प्रेशर। अभी गैसेस के मॉलिक्यूल्स के प्रेशर पे मैं बात कर रहा था कि प्रेशर जो गैस के मॉलिक्यूल्स का होता है वो ड्यू टू कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स विद वॉल ऑफ कंटेनर होता है। उसके बाद है डियर स्टूडेंट एम्प्टी स्पेसेस। एम्प्टी स्पेसेस यानी मैं आपके साथ प्रीवियस लेक्चर में बात कर रहा था डियर स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं उनके डायमीटर के मुकाबले में इनके दरमियान जो स्पेसेस होती हैं वो 300 टाइम्स होती हैं डियर स्टूडेंट्स। क्या होती हैं? 300 टाइम्स जी। तो ये वाइडली स्पेस्ड होते हैं, बहुत ज्यादा स्पेसेस होती हैं इनके दरमियान। नेक्स्ट आपके पास क्या है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। डियर स्टूडेंट ये आपने याद रखना है कि मैंने यहाँ स्टेरिक सिंबल बनाया है इसलिए ताकि आपको याद हो कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के हवाले से जब आइडियल गैसेस की बात की जाती है तो आइडियल गैसेस के दरमियान कोई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, यानी गैस मॉलिक्यूल्स जो कि आइडियल गैसेस के हैं उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती। There are no forces of attraction between gas molecules if gas is ideal। जी डियर स्टूडेंट नेक्स्ट देखें जरा वॉल्यूम। इसके ऊपर भी मैं एक निशान लगा रहा हूं, देखें जरा, ये भी स्टेरिक सिंबल मैंने इसलिए शो किया है कि ये दोनों पोस्टुलेट फॉल्टी हैं और यही नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस की वजह बनेंगे। वॉल्यूम के बारे में हमारे पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या कहती है कि जो वॉल्यूम है, एक्चुअल वॉल्यूम है किसका भला, गैस का, इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ वेसल। जी डियर स्टूडेंट, लेकिन रियल गैसेस में ये दोनों पोस्टुलेट्स जो है वो फॉलो नहीं होते। इस वजह से रियल गैसेस आइडियल लॉज को, आइडियल गैस लॉज को या काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस को ओबे नहीं करती। दीज आर द बेसिक फैक्ट्स जिनकी वजह से हमारे पास आइडियल गैसेस तो केएमटी को फॉलो करती हैं लेकिन रियल गैसेस यानी नॉन आइडियल गैसेस वो इसको फॉलो नहीं करती। जी डियर स्टूडेंट ग्रेविटी इफेक्ट। जी ग्रेविटी डज नॉट हैव एनी इफेक्ट या ग्रेविटी हैव नॉट इफेक्ट ऑन मॉलिक्यूलर मोशन। डियर स्टूडेंट जो मॉलिक्यूलर मोशन होती है उसके ऊपर ग्रेविटी कोई इफेक्ट इम्पार्ट नहीं करती। उससे आगे देखें काइनेटिक एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है क्योंकि इसके बारे में अक्सर पूछा जाता है कि काइनेटिक एनर्जी वरीज डायरेक्टली विद एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जी डियर स्टूडेंट अगर वो कहे कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर नहीं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपके साथ बात की थी कि चार्ल्स लॉ उसी वक्त ओबे होता है जब टेम्परेचर केल्विन स्केल में यानी एब्सोल्यूट स्केल के अंदर मैयर होता है। इसीलिए यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर से। किससे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। डियर स्टूडेंट इससे आगे देखें जरा, हमारे सामने अभी कुछ इक्वेशंस मौजूद हैं जिनके बारे में मैंने एमसीक्यू लिखा है कि विच वन इज करेक्ट रिलेशन, इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है। पीवी इज इक्वल्स टू हाफ एमवी स्क्वायर, नहीं है। पीवी इज इक्वल्स टू 1/3 mc स्क्वायर, ये भी नहीं है। पीवी इज इक्वल्स टू 1/3 mnc बार स्क्वायर। डियर स्टूडेंट आप जानते हैं ये काइनेटिक इक्वेशन है जो क्लैसियस ने डेवलप की और बाद में ये मतलब जो इक्वेशन है उसकी वजह से हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, गैस लॉज को डिड्यूस की करते हैं इससे। अब ये बात याद रखिएगा कि ये करेक्ट रिलेशन है, बाकी कोई रिलेशन करेक्ट नहीं है। इस वजह से हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो चार्ली है। उसके अलावा देखें CRMS यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू, कौन सा रिलेशन है जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। डियर स्टूडेंट देखें जरा, यहाँ पे सबसे पहले है 8RT/m। अगर इसकी बात करें तो ये हमारे पास एवरेज काइनेटिक, ये आपके पास आप कह सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी है। क्या है डियर स्टूडेंट, एवरेज वेलोसिटी। उससे आगे देखें जरा 3RT/m, अगर इसकी बात करते हैं, पहले क्या था 8RT/m, इसका स्क्वायर रूट, ये एवरेज वेलोसिटी है। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं 3RT/m तो डियर स्टूडेंट ये CRMS है जिसे हम
रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहते हैं, और यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चार्ली देखते हैं जरा, चार्ली पे हमने जो रिलेशन दिया हुआ है वो क्या है, ये डियर स्टूडेंट मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है जी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है। अब डियर स्टूडेंट मैंने आपके सामने 3 रिलेशन लिखे हैं इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू ताकि आपको क्लियर कर सकें। यहां देखें पूछा क्या हुआ है कि जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू, तो उसके लिए राइट ऑप्शन बीटा होगा। वेल अगर कोई हमसे कह दे कि एवरेज वेलोसिटी के बारे में रिलेशन बताएं तो फिर राइट ऑप्शन क्या होगा, अल्फा। लेकिन अगर कोई कह दे कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के बारे में रिलेशन बताएं तो डियर स्टूडेंट बी केयरफुल अबाउट दैट, तो फिर राइट ऑप्शन क्या होगा, चार्ली। तो इस तरह से ये पास्ट जो आपके पास पेपर्स हैं उनमें इस तरह के एमसीक्यू पूछे जाते हैं। और डेल्टा पे मैंने लिखा है नो वन इज करेक्ट, तो वो वैसे ही नहीं बनता। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट देखते हैं जरा, विच गैस डिफ्यूजेस विद मोस्ट स्पीड, मतलब जो फास्टर गैस है, फास्टर स्पीड के साथ कौन सी गैस है जो मूव करेगी। यहां देखें डियर स्टूडेंट NH3 है, CH4 है, CO2 है एंड Cl2 है। डियर स्टूडेंट फिर से वही बात मैं आपको अभी ग्राहम्स लॉ में बता रहा था कि जो रेट ऑफ डिफिजन है वो स्क्वायर रूट ऑफ m के यानी मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वेल यहां देखें जरा, इसका मॉलिक्यूलर मास बनता है 17 ग्राम पर मोल, ये बनता है 16 ग्राम पर मोल, ये 44 ग्राम पर मोल और ये बनता है 71 ग्राम पर मोल। अब उसने कहा है विद मोस्ट स्पीड। डियर स्टूडेंट देखें जरा, यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन क्या है, मोस्ट स्पीड। तो आपके पास जब मॉलिक्यूलर मास कम होगा तो डेफिनेटली रेट ऑफ डिफिजन क्या होगी, हाई होगी। तो यहाँ सबसे कम मास किसका है आप चेक कर सकते हैं, ये 17 है, 16 है, 44 है, 71 है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ देखें हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, CH4, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास सबसे कम है तो इसका रेट ऑफ डिफिजन सबसे ज्यादा होगा। डियर स्टूडेंट इससे आगे चलते हैं कि which is the relation between kinetic energy and temperature, कौन सा टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जी अभी हम बात कर रहे थे कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के दरमियान रिलेशन है डियर स्टूडेंट, वो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक क्या है, वो डायरेक्ट रिलेशन है, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका मतलब तो सीधा सीधा ये हुआ कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है किसी भी टाइप के मैटर की, वही उसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी होगा। जी बिल्कुल सही। यहां देखें जरा, अब हमने यहाँ पे पहले रिलेशन को क्लेरिफाई करना है कि ये रिलेशन डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, नो रिलेशन है, नन ऑफ देम है। तो जवाब जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का 8वां पोस्टुलेट, 8th पोस्टुलेट ऑफ KMT, वो क्या डिस्क्राइब करता है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल या एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल वेरीज डायरेक्टली विद एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी उसका ताल्लुक एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ क्या है, डायरेक्ट है। डियर स्टूडेंट इसकी मजीद एक्सप्लेनेशन के लिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स यहां देखें जरा, जैसे कि हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़ी, अब हम उसको कंक्लूड करते हैं। उसकी कंक्लूजन देखें जरा कि जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है उसको अगर कोई कहे कि डिफाइन करें इन द फॉर्म ऑफ गैसेस या इन केस ऑफ लिक्विड्स या इन केस ऑफ सॉलिड्स अगर हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट, तो यहां देखें गैसेस के केस में जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है किसकी भला, कौन सी वाली, वाइब्रेशनल, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जीज जो है 3 टाइप की यहाँ पे मोशंस पाई जाती हैं, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अगर इन तीनों काइनेटिक एनर्जीज का हम क्या लेते हैं, एवरेज, देन इट इज कॉल्ड द टेम्परेचर। इसका मतलब क्या हुआ, एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केस ऑफ गैसेस इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, कौन सी, उसके अलावा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। डियर स्टूडेंट इससे आगे देखें, लिक्विड्स के अंदर सेम एज गैसेस, इसका मतलब है कि यहाँ पे भी वाइब्रेशनल मोशन भी होती है, ट्रांसलेशनल मोशन भी होती है और आपके पास क्या होती है, रोटेशन भी होती है। तो इन तीनों आपके पास जो है मोशन की टाइप्स की वजह से जो तीनों टाइप की काइनेटिक एनर्जीज हैं अगर उनकी एवरेज लें तो यही लिक्विड्स का एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा। डियर स्टूडेंट देखें जरा, सॉलिड के केसेस में सिर्फ एक ही टाइप की मोशन होती है और वो कौन सी होती है, वाइब्रेशन। गैसेस के मॉलिक्यूल जो है फ्री टू मूव थे, लिक्विड में भी फ्री मोशन थी, लेकिन जो सॉलिड्स के अंदर है अब यहाँ पे एटम्स जो है या आयंस जो हैं या मॉलिक्यूल जो है डियर स्टूडेंट वो क्या है, टाइटली बाउंडेड है, वो अपनी पोजीशंस पे फिक्स हैं और क्या कर रहे हैं, जस्ट
वाइब्रेट कर रहे हैं, वाइब्रेशन शो कर रहे हैं, इस वजह से उनकी जो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी है उसकी जो एवरेज है दैट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केस ऑफ सॉलिड्स। डियर स्टूडेंट, अगर इस कॉन्सेप्ट को सामने रखा जाए तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर, आप जानते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 केल्विन को या -273.16 डिग्री सेल्सियस को या 459 डिग्री फ़ारेनहाइट को बोला जाता है। जी डियर स्टूडेंट, आपसे पूछा जा सकता है कि विच वन इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट 0। अल्फा में 0 केल्विन, बीटा में -273.16 डिग्री सेल्सियस और चार्ली में वो 459 डिग्री फ़ारेनहाइट कह सकता है। डेल्टा पे कहेगा ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, तो इसका मतलब क्या होगा, डेल्टा इज द बेस्ट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि ये तीनों की तीनों वैल्यूज क्या हैं, एब्सोल्यूट 0 की हैं। वेल, हम बात कर रहे थे कि हमारे पास जो एब्सोल्यूट 0 है तो वो टेम्परेचर है जहां पे आप ये कहते हैं 0 केल्विन जब हो गया, वॉल्यूम क्या हो गया आइडियल गैसेस का 0, तो वो टेम्परेचर जहां पे हमने कहा कि 0 केल्विन हो गया, टेम्परेचर की वैल्यू, एब्सोल्यूट टेम्परेचर की वैल्यू 0 हो गई, मॉलिक्यूलर मोशन मस्ट बी सीजेस। बिल्कुल ऐसे ही है कि जो मॉलिक्यूलर मोशन है वो क्या हो जाती है, सीज कर जाती है, मॉलिक्यूलर मोशन रुक जाती है। लेकिन याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, अभी तक मतलब जो है कि एब्सोल्यूट 0 अनअटेनेबल है। जी, तो अटेनेबल क्या है, लोएस्ट पॉसिबल जो टेम्परेचर है दैट इज जो अटेन हुआ है वो है 10⁻⁻5 केल्विन। जी डियर स्टूडेंट, 10⁻⁻5 केल्विन क्या है, आपके पास वो टेम्परेचर है जो लोएस्ट पॉसिबल अटेनेबल टेम्परेचर है। इससे आगे चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस। जी, हमने अब गैसेस को लिक्विफाई करना है। स्टूडेंट, गैसेस को लिक्विफाई करने के लिए हमें बहुत ज्यादा हाई प्रेशर की जरूरत होती है और फिर लो टेम्परेचर की जरूरत होती है। मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि इन दो मतलब जो है कि आपके पास कंडीशंस पे गैस कैसे लिक्विफाई होती है। देखिए डियर स्टूडेंट, जब आप हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे तो गैस मॉलिक्यूल्स कम्स क्लोजर टू ईच अदर, और जब गैसेस के मॉलिक्यूल कम्स क्लोजर टू ईच अदर होंगे तो डेफिनेटली क्या होगा कि इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डोमिनेट करेंगी, और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डोमिनेट करती हैं ये बाइंड हो जाते हैं, और जब ये बाइंड होते हैं तो डेफिनेटली दे विल बी लिक्विफाइड। नंबर 2, आपके पास क्या है, लो टेम्परेचर। टेम्परेचर के कम करने से अगेन वॉल्यूम क्या होगा, कम, और जब वॉल्यूम कम होगा तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स अगेन कम्स क्लोजर टू ईच अदर एंड फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विल बी डोमिनेटेड, और अगर ये डोमिनेट करती हैं तो अगेन गैस कैन बी लिक्विफाइड। यहां देखें डियर स्टूडेंट, अगर यहां पे हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास ये 3 पैरामीटर्स यहां पे डिस्कस होंगे। अब क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, द हाईएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, या आप ये कह सकते हैं द हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच अ गैस कैन एग्जिस्ट एज अ लिक्विड, जिसके ऊपर क्या हो रहा है, एक गैस एग्जिस्ट कर रही है एज अ लिक्विड, उस टेम्परेचर को आप क्रिटिकल टेम्परेचर और टीसी के साथ इसे जाहिर करते हैं। नंबर 2, क्रिटिकल प्रेशर, पीसी से जाहिर किया जाता है, दैट प्रेशर एट विच अ गैस कैन एग्जिस्ट लिक्विड एट सूटेबल क्रिटिकल टेम्परेचर। जी, अब हमने क्रिटिकल प्रेशर में क्या कहा है कि वो प्रेशर है जिसके ऊपर गैस लिक्विफाई हो रही है, लेकिन साथ ही साथ हमने मेंशन किया एट इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर। जी, क्रिटिकल टेम्परेचर का हवाला देना इंतहाई जरूरी है। उसकी वजह क्या है स्टूडेंट, मैं क्लियर कर देता हूं। हमने कहा हाईएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर या हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच गैस कैन एग्जिस्ट लिक्विड इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर, क्योंकि अबव विच, ये बात सुन लीजिए जरा, जो हाईएस्ट टेम्परेचर है जिसके बारे में हम कह रहे हैं क्रिटिकल टेम्परेचर है, अबव दैट टेम्परेचर, इस टेम्परेचर से ऊपर अ गैस कैन नेवर बी लिक्विफाइड नो मैटर हाउ मच प्रेशर इज अप्लाइड। जितना मर्जी प्रेशर आप अप्लाई कर दें तो गैस लिक्विफाई नहीं हो सकती इस टेम्परेचर से, यानी क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इससे ऊपर चूंकि गैस लिक्विफाई नहीं हो रही, तो जिस टेम्परेचर पे मैक्सिमम, जो मैक्सिमम टेम्परेचर है जिस पे गैस लिक्विफाई होती है, दैट इज कॉल्ड एज क्या, क्रिटिकल टेम्परेचर, और उससे नीचे गैस आसानी के साथ लिक्विफाई हो सकती है, लो प्रेशर पे भी हो सकती है। लेकिन यहां देखें जरा, अब यहां तीसरी चीज क्या है, क्रिटिकल वॉल्यूम। वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई हुआ किया होगा किसने, भला एक गैस ने, जब वो एग्जिस्ट कर रही है लिक्विड की सूरत में, दैट इज कॉल्ड एज क्रिटिकल वॉल्यूम एंड रिप्रेजेंटेड बाय वीसी। डियर स्टूडेंट, यहां देखें जरा, मैंने आपके सामने दो चीजें एक्सप्लेन की कि लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस के लिए हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर जो है रिक्वायर्ड होते हैं। अब जरा इसे मजीद एक्सप्लेन करने के लिए कि विच मेथड इज एप्लीकेबल, ठीक है, फॉर लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस, कौन कौन से मेथड ऐसे हो सकते हैं या कौन सा मेथड है ये देखते हैं जरा।
लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस इज डन बाय जूल थॉमसन इफेक्ट। जूल थॉमसन इफेक्ट, अगर इस इफेक्ट को इस्तेमाल किया जाए तो हम मतलब जो है गैसेस की लिक्विफेक्शन करते हैं किस कौन से मेथड के जरिए से? देखें जरा, अल्फा ऑप्शन, फैराडेज मेथड, नहीं जी, लेंट्ज मेथड, जी डियर स्टूडेंट। आपको याद होगा आपके सिलेबस में जो मेथड है फॉर द लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस दैट इज लेंट्ज मेथड एंड इट इज ओनली एप्लीकेबल कि जब हम क्या कर रहे हैं, जूल थॉमसन इफेक्ट को क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तब जाके ये होगा। लेंट्ज मेथड का जो प्रिंसिपल है दैट इज जूल थॉमसन इफेक्ट। जूल थॉमसन इफेक्ट है क्या, सुने जरा। हम यहाँ गैसेस को हाईली कंप्रेस करते हैं, 1 atm से प्रेशर बढ़ा के कितना कर देते हैं, 200 atm। नाउ एक्सपेंशन चैम्बर में ले जाके क्या करते हैं, सडन एक्सपैंड करते हैं इनटू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर। मैंने आपको कल एक बात क्लियर की थी कि जब कभी गैसेस को हाईली कंप्रेस फॉर्म में लेके आया जाए तो उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सिग्निफिकेंट हो जाती हैं। गैसेस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं विद द स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अगर इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डोमिनेट हो गई हैं, अब हाईली कंप्रेस गैस को अलाउ किया जा रहा है इनटू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर, सडन एक्सपैंड किया जा रहा है, इसको एक्सपेंशन की जा रही है। अब एक्सपेंशन होगी तो गैस के मॉलिक्यूल्स अलग-अलग होंगे। डेफिनेटली डियर स्टूडेंट, अगर वो अलग होंगे देयर मस्ट बी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रोकन। अगर वो ब्रोक होती हैं, अगर उन्हें तोड़ना है तो दे डिमांड एनर्जी, और एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। और वो एनर्जी बाहर से नहीं बल्कि गैस अपनी एनर्जी को इस्तेमाल करता है, जो कि इंटरनल एनर्जी की सूरत में गैस के पास होती है। अगर गैस अपनी इंटरनल एनर्जी को यूटिलाइज करे तो गैस की अपनी एनर्जी क्या हो गई, कम। दैट्स व्हाई कूलिंग इज प्रोड्यूस्ड। यहां देखें जरा, लेंट्ज मेथड के जरिए से, यानी जूल थॉमसन इफेक्ट जो मेथड है वो यहां पे अप्लाई किया जाता है, लेंट्ज मेथड। डियर स्टूडेंट, इससे आगे देखें, एक है आपके पास फैराडेज मेथड, एक है क्लॉड्स मेथड। थॉमसन मेथड लिक्विफेक्शन के लिए नहीं होता। ये तीन मेथड्स आपके सामने मौजूद हैं। यहां देखें जरा, आप क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटिंग या फिर कूलिंग मिक्सचर के जरिए से, कूलिंग मिक्सचर के जरिए से या फ्रीजिंग मिक्सचर के जरिए से, किसके जरिए से, फ्रीजिंग मिक्सचर के जरिए से क्या करते हैं, आप कूलिंग प्रोड्यूस करते हैं और इसके जरिए से गैसेस को लिक्विफाई किया जाता है। दिस मेथड इज नॉन एज फैराडेज मेथड। अगर कोई आपसे पूछ ले एंट्रेंस एग्जाम में तो आपको पता होना चाहिए। नंबर 2, लेंट्ज मेथड, जो कि जूल थॉमसन इफेक्ट पे काम करता है, ये आप जानते हैं। क्लॉड्स मेथड, अब क्लॉड्स मेथड जो है डियर स्टूडेंट, ये इसके अंदर गैसेस जो है मैकेनिकल वर्क जो है परफॉर्म करती हैं और इसके वर्क डन करने से एनर्जी जो है कम हो जाती है गैस की, और इस तरह से गैसेस को लिक्विफाई किया जाता है। डियर स्टूडेंट, उससे आगे देखें जरा, एक लिमिटेशन भी होती है इस मेथड की, उसको मैंने एमसीक्यू में समराइज किया है कि विच पेयर ऑफ गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड बाय लेंट्ज मेथड। कौन सी गैसेस का पेयर है जो क्या नहीं करता, लिक्विफाई नहीं होता विद द हेल्प ऑफ लेंट्ज मेथड। देखें जरा डियर स्टूडेंट, इसमें हाइड्रोजन नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन हीलियम है, हाइड्रोजन हीलियम है, और मीथेन और हाइड्रोजन है। डियर स्टूडेंट, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम दो ऐसी गैसेस होती हैं जिनके जरिए से, जिनको लेंट्ज मेथड के जरिए से लिक्विफाई नहीं किया जाता। सवाल पैदा होता है ऐसा क्यों है? डियर स्टूडेंट, ड्यू टू वेरी लो साइज एंड लो वैल्यूज ऑफ पॉलराइजेबिलिटीज। ये चूंकि बहुत ज्यादा स्मॉल साइज की होती हैं और इनके अंदर पॉलराइजेबिलिटीज बहुत कम होती हैं, इस वजह से इनके दरमियान फोर्सेस डेवलप करना बहुत मुश्किल है, हार्ड टू, ठीक है। इनके दरमियान बहुत ज्यादा मतलब जो है कि आप कह सकते हैं मुश्किल है कि इनके दरमियान फोर्सेस पैदा हों। इस वजह से ये जो दो गैसेस हैं वो लेंट्ज मेथड के जरिए से कभी भी लिक्विफाई नहीं होती। जी, इससे आगे चलते हैं। नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस। अब यहाँ डियर स्टूडेंट एक बात जरा गौर से सुन लीजिए कि आइडियल गैसेस क्या हैं, जो आइडियल गैस इक्वेशन को हर हालत में पूरी करती हैं, फॉलो करती हैं। PV is equals to nRT must be followed by ideal gases at every condition of temperature and pressure। चाहे टेम्परेचर जितना मर्जी कर दें, चाहे प्रेशर जितना मर्जी ज्यादा कम कर दें, जो मर्जी कंडीशन अप्लाई करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आइडियल गैसेस हैं वो आइडियल इक्वेशन को, आइडियल गैस इक्वेशन को क्या करेंगी, फॉलो करेंगी। लेकिन जो रियल गैसेस होंगी वो आपके पास जो है कुछ कंडीशंस पे तो ऐसा हो सकता है कि आइडियल इक्वेशन को फॉलो करें, लेकिन हर कंडीशन पे ऐसा पॉसिबल नहीं है। जी डियर स्टूडेंट, इससे आगे देखें, नॉन आइडियल स्टूडेंट और आइडियल गैसेस और जो आपके पास आइडियल गैसेस हैं इनके दरमियान देखें जरा, एक और भी डिफरेंस है
कि जो आइडियल गैसेस हैं वो आइडियल लाइन को ओबे करती हैं, जो कि आपके पास जो है आइडियल लाइन कब डेवलप होती है, जब हम एक ग्राफ बनाते हैं। जी ये बिल्कुल वही ग्राफ है जो आप सोच रहे होंगे। मैंने बॉयल्स लॉ को डिस्क्राइब करते हुए इस तरह का लॉ बताया था कि जब हम पीवी को जो कि कांस्टेंट वेक्टर है जिसको वाई एक्सेस पे और प्रेशर को आप एक्स एक्सेस पे लेते हैं, इसी तरह से पीवी ओवर एन आर टी या पीवी ओवर आर टी, दिस इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। से क्या कहा जाता है? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ये जो रेशो है प्रेशर वॉल्यूम और आपके पास जो है एनआरटी की, इसको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहा जाता है और इसको हम वाई एक्सिस पे लेते हैं और प्रेशर को हम एक्स एक्सिस पे डिस्टोरेंट लेते हैं। अब देखें जरा, यहाँ पे जो आइडियल गैसेस होंगी वो तो आइडियल लाइन को ओबे करेंगी, जो कि स्ट्रेट लाइन आएगी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल, इसको ये फॉलो करेंगी। लेकिन जो नॉन आइडियल गैसेस हैं वो क्या करेंगी? इसको ओबे नहीं करेंगी, तो इसी वजह से उन्हें नॉन आइडियल गैसेस कहा जाएगा। और एक और बात सुन लें जरा, ये बात आपने नोट कर लेनी है क्योंकि अक्सर एमसीक्यू में पूछी जाती है कि जो वैल्यू है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वो आइडियल गैसेस के लिए क्या होती है? यूनिटी। डियर स्टूडेंट क्या होती है? यूनिटी। डियर स्टूडेंट अब नॉन आइडियल गैसेस को मजीद एलैबोरेट करने के लिए हम वैन डर वाल इक्वेशन का सहारा लेते हैं और उसके लिए हम चलते हैं अब नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स यहां देखें जरा, हमारे पास अब जब हम ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं आपके पास हाइड्रोजन के लिए, हीलियम के लिए, नाइट्रोजन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, तो हम ये देखते हैं कि हाई टेम्परेचर पे गैसेस आइडियल हो जाती हैं और लो प्रेशर पे भी गैसेस आइडियल हो जाती हैं, और गैसेस नॉन आइडियल हो जाती हैं लो टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर पे। मैं इसे जरा थोड़ा सा एलैबोरेट करना चाहूंगा। देखें जरा कि गैसेस आइडियल हो गई हाई टेम्परेचर पे और लो प्रेशर पे। उसकी वजह कि मैं आपको एक बात बताता चलूं कि गैसेस के आइडियल और नॉन आइडियल होने का क्लैश बिल्कुल काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के जो आपके पास फॉल्टी पोस्टुलेट्स हैं, जिनमें सबसे पहला पोस्टुलेट क्या था कि नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। आइडियल के लिए तो ठीक है लेकिन नॉन आइडियल के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। नंबर 2, वॉल्यूम रिमेन्स नेग्लिजिबल। आइडियल के लिए तो ठीक है लेकिन नॉन आइडियल के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। देखें जरा, जब हम हाई टेम्परेचर की डियर स्टूडेंट बात कर रहे होंगे तो हाई टेम्परेचर से मॉलिक्यूल जो है वो दूर दूर चले जाएंगे, और दूर दूर जब जाएंगे तो उनके दरमियान डिस्टेंस बढ़ने से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हो जाएंगी? कम। और डियर स्टूडेंट अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीकर होती हैं या कम हो जाती हैं तो जो गैस है वो क्या हो जाती है? आइडियल हो जाती है। अब लो प्रेशर पे भी इसी तरह से वॉल्यूम बढ़ेगा, गैसेस के मॉलिक्यूल मूव अपार्ट करेंगे और उनके दरमियान फोर्सेस क्या हो जाएंगी? कम। और जब फोर्सेस कम हो जाएंगी या नहीं रहेंगी तो फिर गैस आइडियल बन जाएगी। इसके अगेंस्ट अगर हाई प्रेशर अप्लाई करें या लो टेम्परेचर अप्लाई करें, गैस मॉलिक्यूल्स कम्स क्लोजर टू ईच अदर, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विल डोमिनेट एंड गैस बिकम्स नॉन आइडियल। डियर स्टूडेंट इससे आगे चलते हैं। वैन डर वाल्स इक्वेशन जो है जो कि रियल गैसेस जो है उसके लिए होती है, अब उस इक्वेशन को मैंने आपके सामने लिख दिया है और यहां देखें जरा, P plus an square by v square into v minus nb is equals to nRT. That is the van der Waals equation for real gases. अब ये इक्वेशन बनाई गई जब वैन डर वाल्स ने करेक्शन की किसके अंदर? वॉल्यूम की और प्रेशर की आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर। तो जब आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर प्रेशर करेक्शन किया गया तो ये फैक्टर आया, वॉल्यूम करेक्शन किया गया तो ये फैक्टर आया, और इस तरह से जो आइडियल इक्वेशन थी उसको हमने रियल गैसेस के लिए क्या कर लिया? एप्लीकेबल बनाया, और अब हम इसे क्या कहते हैं? वैन डर वाल्स इक्वेशन। वेल डियर स्टूडेंट, वेयर A इज कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन एंड B इज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। अब आपके पास जो है ये बात याद रखिएगा कि जो वैल्यू ऑफ A एंड B है, यानी वैल्यू ऑफ A या फिर B, इन दोनों का ताल्लुक नॉन आइडियल बिहेवियर से क्या है? डायरेक्ट है। अगर दो गैसेस ऐसी हैं जिनमें एक के लिए A और B की वैल्यूज हायर हैं और एक के लिए क्या है? कम, तो डियर स्टूडेंट जिसके लिए A और B की वैल्यूज हायर हैं वो नॉन आइडियल गैस होगी, और जिसके लिए A और B कम होगी वो उसके कंपैरिजन में क्या होगी? आइडियल गैस होगी। एक और बात जरा गौर से सुन लें डियर स्टूडेंट, अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि अगर कोई एक गैस है जिसके लिए A और B 0 है, डियर स्टूडेंट एक बात जरा गौर से सुन लें कि इफ अ गैस हैविंग A and B 0, gas will be alpha option, ideal, beta option, non-ideal, Charlie option, real and delta option, none of them. तो जवाब क्या होगा? आपके पास जब A और B 0 हो गया
तो फिर आपके पास गैस क्या हो गई डियर स्टूडेंट, आइडियल बन गई। तो देखते हैं जरा इससे आगे देखें। अब ये अक्सर एमसीक्यू में पूछे जाते हैं यूनिट्स ऑफ ए। तो डियर स्टूडेंट ए जो है, अगर आप चाहें तो ए का ए के लिए कैसे ये यूनिट्स कैलकुलेट करेंगे, ये होता है ए एन स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर। और अगर यहाँ पे आप क्या कैलकुलेट करेंगे, ए कैलकुलेट करेंगे डियर स्टूडेंट, तो ए को कैलकुलेट करने के लिए रिलेशन क्या हो जाएगा, पी वी स्क्वायर ओवर क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर। डियर स्टूडेंट इस रिलेशन के जरिए से हम यूनिट्स ऑफ ए कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ देखें एसआई यूनिट्स में जो आपके पास यूनिट्स होंगे वो होंगे न्यूटन मीटर +4 और मोल इनवर्स स्क्वायर, जबकि नॉन एसआई यूनिट्स में एटीएम डेसीमीटर जो आपके पास 6 है और पर मोल इनवर्स जो है जो स्क्वायर है, ये देखें जरा पर मोल जो स्क्वायर है ये इस तरह से नॉन एसआई और एसआई यूनिट्स आपके सामने मौजूद हैं। आपने इन्हें अच्छे तरीके से याद कर लेना है क्योंकि ये अक्सर एमसीक्यू में पूछे गए होते हैं। डियर स्टूडेंट बी के हवाले से यानी एक्सक्लूडेड वॉल्यूम के हवाले से अगर बात की जाए तो ये मोल आपके, ये देखें जरा वॉल्यूम पर मोल होता है। क्या होता है, वॉल्यूम पर मोल। और वॉल्यूम अगर देखा जाए एसआई यूनिट्स में मीटर क्यूब में होता है और जो मोल है ऊपर जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स, तो ये बन जाएगा मीटर क्यूब पर मोल। और अगर नॉन एसआई यूनिट्स देखें तो डेसीमीटर क्यूब पर मोल हो सकता है, मिलीमीटर क्यूब पर मोल हो सकता है, सेंटीमीटर क्यूब पर मोल हो सकता है, लेकिन गैसेस में हम नॉर्मली यही यूनिट इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट लास्ट जो टॉपिक है आपकी मतलब जो है कि इस डिस्कशन का, वो है डियर स्टूडेंट प्लाज्मा स्टेट। डियर स्टूडेंट प्लाज्मा स्टेट होती क्या है सुन लें जरा। आयोनाइज्ड गैसियस मिक्सचर ऑफ न्यूट्रल, सबसे पहली चीज क्या है, न्यूट्रल एटम्स या मॉलिक्यूल हो सकते हैं, आयंस या क्या है डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन्स। तो न्यूट्रल एटम्स, आयंस और इलेक्ट्रॉन्स का जो आयनाइज्ड गैसियस मिक्सचर है दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मा। डियर स्टूडेंट इसे सबसे पहले इंग्लिश साइंटिस्ट ने 1979 विलियम क्रुक ने जो है जो नाम के साथ मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे पास सबसे पहले से इंग्लिश साइंटिस्ट विलियम क्रुक्स ने 1979 के अंदर मतलब जो है कि डिस्कवर किया था। जो एमसीक्यूज है मैंने आपके सामने पॉइंट्स की सूरत में लिख दी हैं कि तकरीबन ये आपके पास जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा इज मोर देन, या आप कह सकते हैं 99% ऑफ द विजिबल यूनिवर्स। जो विजिबल यूनिवर्स है उसका 99% या इससे भी ज्यादा प्लाज्मा पे कंसिस्ट कर रहा होता है। डियर स्टूडेंट इससे आगे देखें जरा, जो नेचुरल प्लाज्मा है वो दो कंडीशंस पे एग्जिस्ट कर सकता है, या तो हाई टेम्परेचर प्लाज्मा या लो टेम्परेचर जो आपके पास वैक्यूम प्लाज्मा है, ये आप कह सकते हैं। अगर नेचुरल प्लाज्मा के लिए बात की जाए डियर स्टूडेंट तो हमारे पास याद रखिएगा कि जो इसका मिनिमम टेम्परेचर है वो 20,000 डिग्री सेल्सियस होता है जी, 20,000 डिग्री सेल्सियस। डियर स्टूडेंट एनी मटेरियल या आप कह सकते हैं कोई भी वो मैटर व्हिच कैन टच विद प्लाज्मा कैन वेपोराइज इजीली जी। अगर प्लाज्मा की बात की जाए तो डियर स्टूडेंट सन जो है वो 1.5 मिलियन किलोमीटर बॉल है किसकी, भला प्लाज्मा की। डियर स्टूडेंट इससे आगे चलते हैं हमारे पास, तो जो आपके पास आर्टिफिशियल प्लाज्मा है वो आमतौर पे मतलब जनरेट किया जाता है जब हम इलेक्ट्रिकल चार्ज गुजारते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट गुजारते हैं थ्रू अ गैस, आयोनाइज्ड गैस। इससे आगे देखें जरा, हमारे पास कलेक्टिव जो रिस्पॉन्स है इसका वो इलेक्ट्रिकल फील्ड को भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड को भी होता है। यानी जो प्लाज्मा है चूंकि अंदर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, पॉजिटिव आयंस भी हैं और एटम्स भी हैं, तो वो इलेक्ट्रिकल फील्ड भी जनरेट करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा विद इन द प्लाज्मा डेंसिटी। प्लाज्मा डेंसिटी जो है वो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हो सकते हैं। इससे आगे देखें जरा, तो इस वजह से इसके अंदर देखें जब इलेक्ट्रिकल फील्ड अपने अंदर भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड या अप्लाइड इलेक्ट्रिकल फील्ड को ये क्या करेगा, रेस्पॉन्स करेगा, मैक्रोस्कोपिकली न्यूट्रल होगा। उसकी वजह कि जब हम आयोनाइज्ड गैसियस मिक्सचर की बात कर रहे हैं, जितने एटम्स ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो डेफिनेटली वो इलेक्ट्रॉन भी तो उसी मिक्सचर का हिस्सा है। इस वजह से नेगेटिव पार्ट और पॉजिटिव पार्ट दोनों बराबर होने की वजह से जो प्लाज्मा है डियर स्टूडेंट वो मैक्रोस्कोपिकली न्यूट्रल है। इससे आगे देखें जरा, इसे हम यूज कर सकते हैं ऑपरेशन थिएटर्स के अंदर टू डिस्ट्रॉय वायरस, फंजाई एंड स्पोर्स। इसके अलावा इसे नियॉन साइंस के अंदर जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं उनमें नियॉन साइंस के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। डियर स्टूडेंट इसके अलावा फ्लोरेसेंट बल्ब्स जो हैं उनके अंदर भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। डियर स्टूडेंट ये थे यूजेस ऑफ प्लाज्मा और इसी के साथ आज का लेक्चर वाइंड अप होता है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी, आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझा होगा। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में।
उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।